नमस्कार बच्चों। संस्कृत विषय में आप सभी का स्वागत है। आज हम महाकवि कालिदास के गीति काव्य मेघदूतम की पूर्व मेघ का 5वां श्लोक पढ़ेंगे। श्लोक में लिखा गया है, धूम ज्योति सलिल मरुताम सन्निपातः क्व मेघः संदेशार्थः क्व पटुकर्णैः प्राणिभिः प्रापणीयः इत्योत्सुक्यात् अपरिगणयन् गुह्यकस्तं ययाचि कामार्थ हि प्रकृति कृपणाश्चेतन चेतनेषु। ये था इसका उच्चारण। अब देखते हैं श्लोक में जो लाइनें हैं उनका क्या मीनिंग है। फर्स्ट टू लाइंस को पहले देखते हैं हम। धूम का अर्थ है धुआं, ज्योति का अर्थ है प्रकाश। पहला शब्द है धूम ज्योति, जिसमें धूम का अर्थ है धुआं और ज्योति का अर्थ है प्रकाश। सेकंड वर्ड है सलिल मरुताम। सलिल का अर्थ है जल यानी कि वाटर, एंड मरुत का अर्थ होता है वायु, और ये ताम जो लगा हुआ है षष्ठी विभक्ति बहुवचन है, यानी कि धुआं, प्रकाश, जल और वायु का। षष्ठी विभक्ति होती है ना, संबंध का के की, तो ये का अर्थ यहां से आया है। सन्निपातः शब्द का अर्थ है मिश्रण, यानी इनका मिक्सचर। को मतलब कहाँ, और मेघा का अर्थ है बादल। राइटर ये कहना चाह रहे हैं कि यक्ष ने बादल को जो दूत बनाया है, यहाँ पर मैसेंजर बनाया है, उसके पीछे लॉजिक क्या है। बादल तो धुआं, प्रकाश, जल, वायु का मिक्सचर है, और जब हम किसी के द्वारा संदेश भेजते हैं ना, तो वो इंसान कैसा होता है। पटु कर्ण, पटु मतलब सक्षम, कर्ण मतलब इंद्रियां, यानी कि सेंसेस जो होती हैं स्ट्रांग होती हैं, कि हम किसी के मैसेज को किसी के पास कन्वे कर सकें। जैसे कि आपका कोई दोस्त है, वो अपने किसी क्लोज फ्रेंड को मैसेज देना चाहता है, तो आप उसकी भावना को समझते हुए मैसेज दोगे, तो वो आपके अंदर समझने की, सुनने की, बोलने की क्षमता अच्छी तरह से है, तभी तो आप कर पाओगे। लेकिन बादल के पास ये कहाँ है। क्व का मतलब है कहाँ, और प्राणी भी प्राणियों के द्वारा, प्रापणिया प्राप्त करने योग्य। संदेशार्था का मतलब है संदेश का अर्थ, कहाँ सक्षम इंद्रियों वाले प्राणियों के द्वारा प्राप्त संदेश का अर्थ। जो श्लोक की फर्स्ट लाइन है उसमें राइटर कालिदास ने, महाकवि जो पोइट है हमारे कालिदास, उन्होंने कहा है कि यक्ष जो है, जैसे आप यहाँ देख रहे हैं, यक्ष जो है ये क्लाउड को, ये जो मेघ है उसको दूत बनाकर अपना संदेश देना चाह रहे हैं। ठीक है, तो कहते हैं कैसे पॉसिबल है। कहाँ तो धुआं, प्रकाश, जल, वायु का मिक्सचर क्लाउड, और कहाँ सक्षम इंद्रियों वाले यानी कि इंटेलिजेंट जो पर्सन होते हैं उनके द्वारा प्राप्त संदेश का अर्थ, जैसे कि ये संदेशा लेकर जा रहे हैं, तो इनकी आंख, नाक, एड्रेस वगैरह सब पढ़ सकते हैं, सब कुछ देख सकते हैं, आके मैसेज पास ऑन कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट टू लाइन है इत्योत्सुक्यात अपरिगणयन गुह्यकस्तम ययाचे। अब ये वाला जो वर्ड आप देख रहे हैं ना, फर्स्ट वर्ड देखिए, इसमें छोटे छोटे शब्द मिले हैं, जैसे इति प्लस औत्सुक्यात प्लस अपरिगणयन प्लस गुह्यकः प्लस तम, यानी 5 शब्दों को मिलाकर ये एक शब्द बन गया है। इति मतलब इस, औत्सुक्यात उत्सुकता से, अपरिगणयन परवाह न करते हुए, गुह्यक यक्ष का नाम है, यक्ष ने, तम मतलब उससे, ययाची मतलब प्रार्थना की। तो क्या उत्सुकता थी उसकी। श्रापवश यक्ष अपनी पत्नी से 1 साल के लिए अलग हो चुका है। ये तो आप जानते ही हैं, पिछले श्लोकों में भी हमने आपको बताया था। अब उन्हें ये चिंता है कि जब मेरा ये हाल हो रहा है, मैं इतना मतलब दुख हूं अपनी पत्नी के बिना, तो मेरी पत्नी का तो हाल क्या होगा, उसके तो प्राण संकट में आ गए होंगे। तो उनके प्राणों की रक्षा के लिए, अपनी पत्नी के प्राणों की रक्षा के लिए, ताकि उनको यक्ष का हालचाल पता हो जाए, जिससे हम बहुत प्यार करते हैं, उसे बहुत दिनों तक नहीं मिलते हैं,
तो हम बहुत परेशान हो जाते हैं कि यार वो ठीक भी है कि नहीं है। ठीक है, तो उसके अपनी पत्नी की पोजीशन ठीक करने के लिए, उनकी प्राणों की रक्षा करने के लिए उन्हें सामने एक क्लाउड नजर आया और क्लाउड के थ्रू वो मैसेज भिजवाना चाहते हैं कि मैं यहाँ ठीक ठाक हूँ। अब कालिदास ने उनका लॉजिक क्या बताया कि यक्ष का क्या, ये जो यक्ष हैं इनका क्या लॉजिक है, क्यों इन्होंने इस क्लाउड को संदेशवाहक बनाया, मैसेंजर बनाया। कामार्ता, कामार्थ, काम होता है प्रेम, आर्थ होता है व्याकुल परेशान, जो प्यार से तड़फ रहा होता है ना व्यक्ति, ठीक है, तो वो क्या होता है, प्रकृति कृपणश अचेतनेश, काम से ग्रस्त, ही मतलब निश्चय से, कामार्ता मतलब काम भावना से, ही का अर्थ है निश्चय से, प्रकृति मतलब स्वभाव, कृपण मतलब दीन, प्रकृति कृपणाश का मतलब है स्वभाव से दीन होते हैं। और फिर क्या करते हैं वो, ये जो शब्द है इसमें विसर्ग चेंजेस टू श हो गया है, तो अचेतन चेतनेशु, अचेतन कहते हैं जो जड़ है और चेतन कहते हैं सजीव, यानी निर्जीव और सजीव। तो इसमें दो शब्द मिले हुए हैं, अचेतन और चेतन, यानी कि लिविंग एंड नॉन लिविंग, सजीव और निर्जीव, यानी कि जड़ एंड सजीव, जड़ पदार्थ यानी कि नॉन लिविंग, और सजीव यानी कि जो लिविंग है, उनमें वो विवेक शून्यता हो जाती है, यानी कि विवेक कहते हैं ज्ञान को, वो ज्ञान खत्म हो जाता है। जब इंसान प्यार में इतना खो जाता है अपने चाहने वाले के लिए, तो वो ये भूल जाता है कि मैं जो बात कर रहा हूँ किससे कर रहा हूँ। जैसे रामायण में आपने देखा कि जब सीता का अपहरण हो चुका था तो राम बहुत परेशान हो गए थे, तो उन्होंने जो हिरण थे, हिरनिया थी, तो उनको देखकर कहा, तुम देखी सीता मृग नयनी, हे हिरणी तुम्हारी जैसी आंखें हैं, क्या तुमने मेरी सीता को देखा है, हे लते तुमने क्या मेरी सीता को देखा है। तो वो सब जगह अपने चाहने वाले को ढूंढने लगते हैं, तो उसका संदेश पहुंचाना चाह रहे हैं। तो यहाँ पर आगे देखिए कि ऐसा कालिदास ने अपने कैरेक्टर में, और मेघदूत इनकी बहुत ही बेस्ट रचना, आज भी लोग बड़े आनंद से इस मेघदूत को पढ़ते हैं। तब भी कालिदास बहुत फेमस हुए मेघदूत से, और आज भी वो इस मेघदूत से बहुत फेमस है। अब मेघ को कल्पना करने के पीछे क्या लॉजिक है, सुन लीजिए। एक मेघ की संदेशवाहक के रूप में कल्पना करना अपने आप में उपहासनीय प्रतीत हो सकता है। उपहासनीय बातों से, उपहास कहते हैं मजाक, एक जोक सा लग सकता है लोगों को। देखो जो जिस टाइप का व्यक्ति होता है ना, वो उसी एंगल से सोचता है। तो जो साइंटिस्ट कोई पढ़ेगा तो वो कहेगा क्या लॉजिक है ये, क्या राइटर ने बनाया है, क्योंकि धुआं है, प्रकाश है, जल है और वायु है, इसका जो मिक्सचर कर दें तो बादल हो गया। और कहाँ जीवंत और सशक्त इंद्रियों वालों सजीवों के द्वारा ले जाए जाने वाले संदेश की बातें, और कहाँ ये बादल, अर्थात उसे सजीव और निर्जीव तत्वों में कोई भेद नहीं दिखाई पड़ता। इसी तरह से यक्ष ने भी काम पीड़ित होकर जड़ चेतन का भेद किए बिना ही उत्सुकता से उस मेघ को दयनीय भाव से प्रार्थना करता है। राइटर ने क्या कहा, यक्ष की मार्मिक स्थिति को देखा, उसके दिल को समझा है। तो जब दिल में स्थिति ऐसी आ जाती है उसकी, तो वो नॉन लिविंग से भी बातें करने लगता है। वो फूलों से, पौधों से, पेड़ों से, सबसे बात करने लगते हैं। तो इसी तरह से वो क्लाउड से भी बात करने लगे हैं। यक्ष चेतन अचेतन का भेद न देखकर मेघ के द्वारा संदेश ले जाने के अस्वाभाविक व्यवहार को भी व्यवहारिक बना देता, मतलब ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। लेकिन जब कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा प्यार के लिए परेशान हो जाता है, तड़प जाता है, तो वो ये प्रैक्टिकली इन बातों को भी करने लगता है। आपने देखा होगा ना, खड़े खड़े अपने आप से बातें कर रहे होते हैं कि यार कर दो, बस कर दो, मेरा तो ये काम कर दो बस।
अब कालिदास के जमाने में विज्ञानवादी मेघ को महज धुएं, पानी, धूप और हवा का संघात माना जाता है, मिश्रण माना जाता था। और ऐसे जड़ पदार्थ में इंद्रियों वाले प्राणी के द्वारा ग्राह्य संदेश को पहुंचाने की क्षमता भला कहाँ हो सकती है। तो एक, क्योंकि श्रोता हैं और पाठक हैं, रीडर हैं, जो उनकी बुक पढ़ रहे हैं, तो उन्हें लगेगा कि क्या कालिदास ने क्या करा। तो कालिदास जो कि ऐसे जड़वादियों के लिए व्याख्या करते हैं, ये ख डबल टाइप हो गया है, एक ही बार रहेगा। व्याख्या करने वाले वैज्ञानिकों को प्रकृति कृपण की संज्ञा दे रहे हैं। कृपण होता है, कृपण के दो अर्थ होते हैं, एक तो कंजूस और एक दयनीय। मतलब वो जो हम करते हैं ना, इसीलिए नाट्य शास्त्र में कहा गया है और हमारे जो साहित्यकारी कहते हैं कि पढ़ने वाले जो पाठक होते हैं उनके अंदर भी एक गुण होना चाहिए कि वो कवि की भावना को समझे, कैरेक्टर की भावना को समझे। तो वो उनके स्वभाव क्या है, दयनीय है कि वो समझ नहीं पा रहे। किसको नहीं समझ पा रहे हैं? कैरेक्टर को नहीं समझ पा रहे हैं। कैरेक्टर कौन है? यक्ष। आकाश में तरह तरह के, अब जो, एक तो उन्होंने बता दिया कि यक्ष ने क्यों बनाया। ठीक है, क्योंकि जो काम से पीड़ित व्यक्ति होता है ना, वो अपने आप से बातें करता है, इधर उधर पेड़ों से, पौधों से, पर्वतों से, क्लाउड से, पक्षी से, किसी से भी बात करने लग जाता है। जैसे आपने एक गाना भी सुना होगा, कबूतर जा जा जा, प्यार का संदेशा पहुंचा दे। तो ऐसे कोई कुछ भी बोल देता है। तो ये तो हो गई उसकी साहित्यिक भावना, काल्पनिक भावना, कल्पना क्षेत्र से हो गया। और हम बादल को क्यों में कुछ मैसेंजर माने, ये साइंटिफिकली जो रीजन है इसके लिए, वो एक तो दे रहे हैं, एक जो उनका पात्र है, कैरेक्टर है, उसके हृदयगत जो भावना है उसका। और फिर उसके आगे कालिदास व्यंग्य में अपना पक्ष भी समझा रहे हैं। जैसे आकाश में तरह तरह के रूप धारण करना, पिछले भाग से झुककर नदियों का जलपान करना, बरसने के बाद द्रुत गति से, मतलब बहुत तेजी गति से भागना, और दयालु स्वभाव के कारण कृषक जनों के प्रति आर्द्र होना, संतप्तों को राहत प्रदान करना इत्यादि मेघ की विशेषताएं हैं। जब पूरा मेघदूत आप पढ़ोगे तो समझ में आएगा कि मेघ की ये विशेषताएं हैं। और आप खुद भी जानते हो, मेघ बारिश करते हैं और फसलें में जान पड़ जाती है। तो मेघ छोटे बड़े सभी आकार के हो जाते हैं। तो कालिदास ने उन मौसम वैज्ञानिकों के सामने तर्क पेश कर दिए हैं कि उनका मेघ चैतन्य पुरुष के सभी गुणों से संपन्न है। कि कल को किसी को ये ना लगे कि कालिदास बहुत बड़ा कवि है और एक क्लाउड को बना रहा है, क्लाउड को मैसेंजर बना रहा है। तो उसके पीछे लॉजिक क्या है? एक लॉजिक है कि कैरेक्टर की हृदयगत भावना। लेकिन लिखने वाले तो बहुत बड़े कवि हैं और कैरेक्टर भी उनकी ही कल्पना का ही एक पात्र है। तो वो कैसे होगा? तो उसका लॉजिक यहाँ दिया गया है कि बादल में ये सब क्षमताएं हैं, तो बादल भी ये कार्य कर सकता है। तो ये उन्होंने अपना काव्य कौशल दिखलाया है। अब हम देखते हैं इस श्लोक में हमने क्या सीखा। धूम ज्योति सलिल मरुताम सन्निपातः क्व मेघा संदेशार्थ क्व पटुकर्ण प्राणी भी प्रापणिः इत्योत्सुक्याद अपरिगणयन् गुह्यकस्तम ययाचे कामार्ता ही प्रकृति कृपणश्च चेतन चेतनेषु। धूम मतलब धुआं, ज्योति मतलब प्रकाश, सलिल मतलब वाटर, मरुत मतलब हवा, सन्निपात मतलब मिक्सचर, को मतलब कहाँ, मेघा मतलब बादल। कहाँ धुआं, प्रकाश, जल और वायु का मिश्रण मेघ, और कहाँ सेकंड लाइन में फिर को शब्द आ गया जिसका अर्थ है कहाँ। ये दोनों शब्द जो को है इनका अर्थ है कहाँ। इंद्रियों वाले प्राणियों द्वारा ले जाए सकने वाले संदेश की बातें। पटु कर्ण, पटु होता है एक्सपर्ट, तो कर्ण होता है इंद्रिय, जिनके सेंसेस बहुत स्ट्रांग है। ऐसे प्राणियों के द्वारा, यानी कि ब्रिलियंट प्राणी जो होते हैं, जो बुद्धिमान लोग होते हैं, प्रापणियां प्राप्त करने योग्य, संदेश का अर्थ संदेश में छिपा हुआ रहस्यगत अर्थ। इत्योत्सुक्यात, अब इसमें इन्होंने आंसर बताया। इत्योत्सुक्यात, इस उत्सुकता से। कौन सी उत्सुकता है? पहले तो एक क्वेश्चन रेस किया है कालिदास ने, जो आम साइंटिस्ट उठा सकते हैं, आम दर्शक और श्रोता उठा सकते हैं कि यार क्या बात है, कालिदास ने क्या कर दिया कि एक क्लाउड को मैसेंजर बना दिया। तो उन्होंने क्या बोला है कि
जो काम से पीड़ित व्यक्ति होता है, काम आरता, काम से परेशानी यानी कि विषय वासना से यानी कि प्यार से तड़फ रहा है वो व्यक्ति। ही मतलब निश्चित से, प्रकृति मतलब स्वभाव, कृपण मतलब दयनीय, उसका स्वभाव बहुत दयनीय होता है। और वो क्या करता है, अचेतन चेतनेशु, लिविंग और नॉन लिविंग में फर्क नहीं जानता है। उसकी बुद्धि विवेक शून्य हो जाती है, क्योंकि उसका तो मतलब यही है कि किसी तरह से उसका काम हो जाए। और वो चाह क्या रहा है, क्या है उसकी उत्सुकता, इतनी उत्सुकता, क्या उत्सुकता है उसके अंदर, उसके अंदर यही उत्सुकता है कि जैसे मैं अपनी पत्नी के लिए तड़फ रहा हूँ प्यार से, वैसे ही मेरी पत्नी भी मेरी याद में बहुत परेशान रही होगी, तड़फ रही होगी, तो कोई उसको मेरे हालचाल का मैसेज पहुंचा दे कि मैं यहाँ ठीक ठाक हूँ, तो उसकी जान में जान आ जाएगी। जैसे हम जिससे बहुत प्यार करते हैं, अगर उसका हमें हालचाल पता चल जाए तो हमें कुछ राहत मिलती है, तो उसे कुछ राहत देना चाहता है, तो वो क्लाउड के थ्रू देना चाहता है। तो एक लॉजिक तो यहाँ कालिदास का यही है कि जो कामार्थ व्यक्ति होता है, जो प्यार के लिए तड़फ रहा होता है व्यक्ति, उसे चेतन अचेतन में फर्क समझ में नहीं आता है। ये साइंटिफिकली नॉलेज आप अपने पास रखिए। जो हमारा कैरेक्टर है उसे नहीं समझ में आ रहा है, तो उसने एक क्लाउड को बना दिया, मैसेंजर। अब पता चलता है कि भाई उसने तो बना दिया, लेकिन लिखने वाले तो कालिदास ही हैं। कालिदास जो कहेंगे वही तो उनका कैरेक्टर करेगा। तब उन्होंने अपना, जब पूरा मेघदूत आप पढ़ोगे तो समझ में आएगा, ये आपका सिलेबस का ये पोर्शन है, इसलिए मैं यहाँ क्लियर कर देती हूँ कि कालिदास ये समझाना चाह रहे हैं कि मेघ क्या नहीं कर सकता है। मेघ आकृति स्वभाव बना लेता है। आप आसमान में बादल देखते हैं, कभी वो खरगोश के रूप में दिखता है, कभी हॉर्स के रूप में दिखता है, कभी किसी छोटे बच्चे के रूप में दिखता है। तो क्लाउड जगह जगह चला जाता है, और जगह जगह, और कभी पेड़ों में पानी दे देता है, कभी किसी के कहीं पहुंच जाता है। तो वो सब काम कर सकता है। उसके अंदर दया भाव है, तभी तो दया भाव को वो दया से वो पिघल जाता है और बारिश कर देता है। तो ये बादल का लॉजिक उन्होंने तर्क पेश किया है। तो इसके बाद हमने क्या देखा बच्चों, क्या समझा इसमें, कि कहाँ धुआं, प्रकाश, जल और वायु का मिश्रण मेघ, और कहाँ समर्थ इंद्रियों वाले प्राणियों द्वारा ली जा सकने वाली संदेश की बातें। ऐसा सोचे बगैर ही यक्ष ने उस मेघ से प्रार्थना की, क्योंकि काम से ग्रस्त प्राणियों की प्रकृति जड़ और चेतन पदार्थों की प्रति विवेक शून्य हो जाया करती। अब ये जो ययाचे शब्द ना, इसको भी ध्यान रखिएगा। अगर खाली याचे होता तो इसका मतलब होता प्रार्थना की। ययाचे लिखा है, इसका मतलब है गिड़गिड़ाकर प्रार्थना करेगी, बस मेरा मैसेज पहुंचा दो, बहुत ही दयनीय भाव से प्रार्थना की है। ठीक है। आई थिंक मुझे आपको ये श्लोक समझ में आ गया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे प्लीज अधिक से अधिक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।